प्रतिष्ठित करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारे प्रयास किए। मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली इसको शास्त्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्रदान की गई, जिससे अब देश में 11 शास्त्रीय भाषाएं उपलब्ध हैं। संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। मैं नहीं मानता कोई देश पूरे संसार में ऐसा होगा जिसके पास 11 क्लासिकल लैंग्वेज, 11 शास्त्रीय भाषाएं। और मैं मानता हूं हमारे देश के लिए बहुत बड़ी ताकत। और 2020 में संस्कृत के लिए 3 केंद्रीय विद्यालय स्थापित किए गए, अनुसंधान और अनुवाद के लिए केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान की स्थापना की गई। केंद्रीय भाषा संस्थान मैसूर में कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़िया के अध्ययन की सुविधाएं प्रस्तापित की गई। और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार विश्वविद्यालय अध्ययन विशेष केंद्रीय समिति ने पिछले 4 वर्षों के अंदर 3 खंड प्रकाशित, कोरोना के 9 खंड प्रकाशित हुए और अब 19 के बाद ही 3 खंड प्रकाशित किए गए हैं। भरतपुर कोविड के दौरान केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान और केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो द्वारा ई प्रशिक्षण के माध्यम से हिंदी भाषा, हिंदी टंकन, हिंदी अनुलिपि और हिंदी अनुवाद में प्रशिक्षण का प्रारंभ हुआ। और ये प्रशिक्षण शुरू तो कोविड के कारण हुआ था, मगर हम इसको चालू रखने का निर्णय किया है और आगे पर हम इसको नियमित हमारे कामकाज का हिस्सा बनाएं। मोदी जी 2020 में नई शिक्षा नीति लेकर आए। किसी भी राष्ट्र के लिए शिक्षा नीति आने वाले 50 साल तक राष्ट्र किस रास्ते पर आगे बढ़ेगा इसकी पंचायत हो। और आजादी के बाद जितनी भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित की गई, सब में विवाद हुआ। एक ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति ऐसी है जिस पर कोई विवाद नहीं हुआ, वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कक्षा 5 संभव हो तो कक्षा 8 तक मातृभाषा और स्थानीय भाषा पढ़ाने पर बल दिया। हमारी भाषा के विकास का समर्थन नीतिगत रूप से किया गया है। 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 104 प्राथमिक कक्षा की पुस्तकें भी शुरू की। भारतीय सांकेतिक भाषा कक्षा 1 से 12 तक 29 भाषाओं में शैक्षिक सामग्री को प्रदान करते हैं। 62,000 से अधिक ई सामग्री उपलब्ध कराई है, जिसमें 7 विदेशी भाषाएं भी हमने रखी। और मैं मानता हूं तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ये जो इनिशिएटिव है आने वाले दिनों में राजभाषा और भारतीय भाषा दोनों के लिए बहुत सहायक होगा। जेईई, नीट, सीयूईटी ऐसी कई भाषाओं अब 13 भाषाओं में इसकी परीक्षा ली जाती। पहले कभी भी सीएपीएफ के कांस्टेबल की भर्ती में अंग्रेजी या हिंदी में ही आप कर सकते हैं। हमने इसको लचीला बनाकर हमने 13 भाषाओं को इसके परीक्षा देने की अनुमति दी। और आज मुझे कहते हुए आनंद है कि 95% परीक्षार्थी अपनी मातृभाषा में वाले दिनों में भारतीय भाषाओं का भविष्य कितना उज्जवल है। तो आज 50 साल हो रहे हैं स्वर्ण जयंती मनाने के लिए हम इकट्ठा हुए। आज एक प्रकार से 50 साल की यात्रा का विहंगावलोकन का भी दिन है और आने वाले 50 साल का एक प्रकार से व्रत रास्ता तय करने का भी दिन।
भारतीय राजभाषा भारत सरकार के हमारे अनुभाग भारतीय भाषा अनुभाग के माध्यम से भारतीय भाषाओं को किशोरों की और युवाओं की भाषा बनाएंगे। हमारे किशोर और युवा भारतीय भाषा का उपयोग बढ़ाए, इसके लिए ये विभाग काम करेगा। भारतीय भाषाओं को न केवल केंद्र सरकार, राज्य सरकार में भी भारतीय भाषाओं का सरकारी कामकाज में ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो, इसके लिए हम राज्यों का संपर्क भी करेंगे, उनको समझाने का और बनाने का प्रयास भी करेंगे। और सबसे बड़ी बात, विगत कुछ दशकों में भाषा को भारत को तोड़ने का एक जरिया बनाया गया था, तोड़ नहीं पाए मगर प्रयास जरूर हुआ था। हमें सुनिश्चित करेंगे कि हमारी भाषाएं भारत को जोड़ने का सशक्त माध्यम बने, इसके लिए राजभाषा विभाग काम करेगा। मुझे विश्वास है मोदी जी के नेतृत्व में जो नींव डल रही है, वो नींव 2047 में एक महान भारत की रचना करेगी और महान भारत की रचना के मार्ग में हमारी भारतीय भाषाओं को उन्नत बनाएंगे, समृद्ध बनाएंगे, इसकी उपयोगिता बढ़ाएंगे और भाषाओं के माध्यम से हमारा समाज जीवन का आत्मगौरव पुनः प्रस्थापित कर हम महान भारत की रचना की दिशा में अग्रसर होंगे, इसका मुझे विश्वास है। आज इस सभागार में ढेर सारे विद्वान आए हैं, ढेर सारे हिंदी प्रेमी भी आए हैं। श्री बंडी संजय कुमार जी, श्रीमान भर्तृहरि मेहताब जी, उपाध्यक्ष संसदीय राजभाषा समिति, मेरे मित्र और राज्यसभा के सांसद श्री सुधांशु त्रिवेदी जी, राज्यसभा की नियुक्त सांसद श्रीमती सुधा मूर्ति जी, शिक्षा संस्था में हिंदी सिखाने का काम श्रीमती अंशुली आर्या, सचिव राज्यसभा विभाग राजभाषा विभाग, और आज इस भारत मंडपम में ये बहुत बड़े सभागार में खींचोखींच भरकर उपस्थित सभी राजभाषा प्रेमियों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं राजभाषा हिंदी और भारतीय भाषाओं के जितने भी प्रेमी हैं वो सर में जहां पर विभाग की स्वर्ण जयंती समारोह 1975 से लेकर 2025 तक की यात्रा के भारत के स्वाभिमान के अक्षरों से अंकित कर दिया। एक समय था जब राजभाषा विभाग की स्थापना हुई, उद्देश्य यह था कि हमारा प्रशासन हमारे देश के नागरिकों की भाषा में चले। देश का एक आम किसान, एक मजदूर, एक छोटा सा बच्चा और बड़े से बड़ा व्यक्ति समझ पाए, ऐसी भाषाओं में हमारा प्रशासन चलना चाहिए। और ये लोकतंत्र के मूल उद्देश्यों में शामिल है कि देश का प्रशासन देश के लोगों की भाषा में है। और एक प्रकार से भारत के आत्मसम्मान को जागरूक करने के लिए भी भारतीय भाषाओं का उपयोग प्रशासन में हो, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि कोई भी देश अपनी भाषा छोड़कर अपनी संस्कृति, साहित्य, इतिहास और जीवन के संस्कार, समाज जीवन के संस्कार उसको चिरंजीव नहीं रख सकता। कोई भी देश ने अपनी चिट्ठी पर चलना है, अपने संस्कृति के आधार पर। साल की यात्रा को हमने आज समाप्त किया और ये पंच प्रण की बात प्रधानमंत्री जी ने जब आजादी के 75 साल मानसिकता से मुक्ति
भाषा का गौरव नहीं करते, अपनी अभिव्यक्ति अपनी भाषा में नहीं, अपनी सोच, विश्लेषण और निर्णय करने की क्षमता को अपनी भाषा में नहीं करता, हम गुलामी की भाषा से, गुलामी की मानसिकता से मुक्त नहीं। कोई किसी भी विदेशी भाषा का विरोध नहीं करना चाहिए, परंतु आग्रह हमारी भाषा को महिमा मंडित करने का होना चाहिए, आग्रह हमारी भाषा को बोलने का होना चाहिए, हमारी भाषा में सोचने का होना चाहिए और पूर्णतः विकसित राष्ट्र की संकल्पना माध्यम है, इसका महिमा मंडन हो। जहां तक देश का सवाल है, भाषा सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं होती, एक राष्ट्र की आत्मा होती, हमारी जड़ें, हमारी परंपराएं, हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति, ये सभी भाषा जीवंत रखना भी इतना जरूरी है और भाषाओं को समृद्ध करना भी। ये सभी प्रयास हम और विशेषकर राजभाषा के लिए करने चाहिए। मित्रों, आज बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की भी जन्म जयंती, वंदे मातरम के हमारे देश का आजादी की अभिव्यक्ति का प्रतीक, बंकिम बाबू ने जिस भाव के साथ एक गीत को लिखा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हर जगह पे वो अंग्रेजों को इस देश से निकालने का नारा बना। आज मैं इस अवसर पर बंकिम बाबू को बहुत मन पूर्वक याद कर स्मरण करना चाहता हूँ। मित्रों, आज स्मारक सिक्का भी जारी किया गया, राजभाषा विभाग की स्वर्ण जयंती विशेषांक की कॉफी टेबल बुक भी जारी की गई, शोध पुस्तक का भी लोकार्पण किया गया और कई राजभाषा को प्रशासन में, तकनीक के क्षेत्र में विगत 11 साल में मोदी जी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम की शुरुआत, काशी तमिल संगमम, काशी तेलुगु संगमम, सौराष्ट्र तमिल संगमम, शाश्वत मिथिला महोत्सव और भाषा संगम, इसने एक बहुत अच्छी शुरुआत कर एक मंच प्रदान किया है कि हमारे देश की एकता को हम मजबूत कर पाए। हर स्कूल में छात्रों को बोलचाल के 100 वाक्यांश 22 संविधान मान्य प्राप्त भाषाओं के सिखाने का कार्यक्रम होता है। ये तो एक नींव डालना। कई लोग मुझे पूछे हैं इससे क्या होगा, मैं उनको कहना चाहता हूं, जब वटवृक्ष का कोई बीज होता है तब वटवृक्ष दिखाई नहीं पड़ता है, मगर 50 साल के बाद जब वटवृक्ष बड़ा होता है, सालों तक प्रकृति और पृथ्वी की सेवा करने का काम करता है। आज भाषा संगम की पहल जो शुरू हुई है, मुझे पूरा विश्वास है कि यह आने वाले दिनों में भारतीय भाषाओं की संजीवनी बनेगा, एक वटवृक्ष बनकर आगे बढ़ेगा। मित्रों, कई सारे वक्ताओं ने कई सारी चीजें कही, मगर मैं 3 प्रयासों को आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहला प्रयास है, हमने एक हिंदी शब्द सिंधु की रचना, मगर मेरा मानना है किसी भी भाषा को कभी भी समृद्ध करने से हमें रुकना नहीं चाहिए और मैं इसमें परहेज नहीं। और आम बोलचाल के शब्द चाहे किसी भी भाषा के हो, एक बार हिंदू शब्द सिंधु में आ जाते हैं, आप डरिए मत, आने वाले दिनों में वो शब्द हिंदी के शब्द के रूप में ही प्रतिष्ठित होगा, चाहे किसी भी। इसलिए सभी भारतीय भाषाओं के शब्द जहां शून्यावकाश है वो शब्द के बारे में, वो शब्दों को हिंदी शब्द सिंधु के शब्द सिंधु के अंदर संग्रहित करेगा और आने वाले दिनों में
हिंदी को लचीली भी बनाएगा, समृद्ध भी बनाएगा। और 2 शब्द सिंधु अब तक प्रकाशित हुए, 2 संस्करण प्रकाशित हुए हैं। अब तक 6,10,000 शब्द हिंदी में हमने इसका एक शब्दकोश बनाने का था। और ये आने वाले दिनों में हिंदी को न केवल समृद्ध करेगा, अन्य भारतीय भाषाओं के प्रचलित शब्द आने से अन्य भारतीय भाषाओं से भी जोड़ेगा। तकनीक और विज्ञान के शब्द समाहित करने से हिंदी का तकनीक और विज्ञान के क्षेत्र में, मेडिकल साइंस के क्षेत्र में उपयोग करने में भी बड़ी सरलता होगी। और एक पूरा शब्द सिंधु पूर्णतया डिजिटल वेब आधारित शब्द सिंधु हमने बनाया है। और इस पर कई विद्वानों ने कई महीनों तक काम किया है। यूनिकोड फॉन्ट का उपयोग इसके अंदर किया है और 8वीं अनुसूची में शामिल सभी भारतीय भाषाओं के कीबोर्ड की सहायता से टंकन कर शब्द खोजने की सुविधा भी इसमें शामिल की है। और हर शब्द का विस्तृत इतिहास भी, अपभ्रंश है तो अपभ्रंश से भी इतिहास लाकर इसके अंदर समाहित करने का काम किया है। मैं सभी विद्वानों को, देश की सभी भाषा के विद्वानों को अपील करना चाहता हूं कि आप हिंदी शब्द सिंधु को और समृद्ध बनाइए। ये प्रक्रिया चालू है, सभी ने इसमें एक बड़ा योगदान देना चाहिए। मित्रों, इसके साथ साथ भारतीय भाषा अनुभाग इसी साल राजभाषा विभाग के स्वर्ण जयंती के वर्ष में ही हमने भारतीय भाषा अनुभाग उसकी स्थापना की, क्योंकि मैं मन से मानता हूं कि हिंदी किसी भी भारतीय भाषा की विरोधी हो नहीं सकती। हिंदी सभी भारतीय भाषाओं की सखी है। भारतीय भाषा अनुभाग न केवल भारत सरकार हर राज्य को सहायता करेगा कि राज्यों का प्रशासन, भारत सरकार का प्रशासन भारतीय भाषाओं के आधार पर ही तत्काल अनुवाद की सुविधा वाले कई सारे सॉफ्टवेयर बन रहे हैं। मशीन लर्निंग, न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन आधारित उन्नत अनुवाद की प्रणालियां बन रही हैं। विभिन्न भाषाओं के लिए व्यापक शब्दकोश और डेटा संग्रह भी बन रहा है। और सरकारी, शैक्षणिक, व्यावसायिक, उच्च तकनीक की भाषा और आयुर्विज्ञान की भाषा भी हर भाषा के रूप में प्रस्तावित हो, इसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में एक छोटी सी शुरुआत हुई, अतुल भाई ने इसका जिक्र भी किया। अभी छोटी सी शुरुआत, मध्य प्रदेश ने मेडिकल में हिंदी में पढ़ाने की शुरुआत की है और इसका कोर्स भी बनाया है। परंतु मुझे विश्वास है आने वाले राज्यों में, दिनों में जो राज्य इसमें पीछे पड़े हैं वो राज्य भी अपनी अपनी भाषा में मेडिकल साइंस का संपूर्ण कोर्स अभ्यास करें, अपनी भाषा में बनाकर बच्चों को सुविधा उपलब्ध कराएं। मैं आज इस स्तर पर अपील भी करना चाहता हूं सभी राज्यों के इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई अपने राज्य की भाषा में हो, इसके लिए शासन ने जल्दी से जल्दी प्रबंध करना चाहिए। कोई भी राष्ट्र अपनी मातृभाषा की उपेक्षा कर कभी भी महान नहीं बन सकता। और इसलिए राजभाषा विभाग ने कई सारे प्रयास किए हैं और मोदी सरकार ने अपनी भाषाओं को सम्मानित करने के लिए, प्रतिष्ठित करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारे प्रयास किए। मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली इसको शास्त्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्रदान की गई, जिससे अब देश में 11 शास्त्रीय भाषाएं उपलब्ध हैं। संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम,
उड़िया, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली।